तो पहली न्यूज़ है टेलीकम्युनिकेशन बिल के बारे में। एंड ये बिल काफ़ी वक्त से न्यूज़ में बना हुआ है। एंड इसके ऊपर काफ़ी चर्चा विद इन द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट हो रही है। एक अच्छा खासा बर्निंग इशू बनकर क्रिएट हो गया है। सो मुझे एक गट फीलिंग है कि आने वाले साल में 2024 में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होने हैं, सब में कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर आएगा। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़कर ख़त्म करेंगे। एंड किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। तो the Telecommunication Bills 2023 introduced in Lok Sabha. The bill proposes the first comprehensive review of telecommunication laws in 138 years. The bill will replace Telegraph Act 1885. तो समाचार यह है कि जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 है, इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसको लोकसभा के सामने रख दिया गया। अब ये बिल इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए खास है क्योंकि 138 सालों में पहली बार भारत में टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, संचार से रिलेटेड, संप्रेषण से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, उसके बारे में एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू जो है वो किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर बिल के तहत में 138 सालों में टेलीकम्युनिकेशन को लेकर भारत में जितने भी कानून बनाए गए थे, इन सारे कानूनों को फिर से स्टडी किया जा रहा है। जो पुराने कानून हो चुके हैं, जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जिनका अब कोई सेंस या रेलेवेंस नहीं बनता, उन सबको हटाया जा रहा है। वो कानून जिनमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो आज के वक्त में टेलीकम्युनिकेशन में जिस तरीके की प्रोग्रेस हो गई है, उसके साथ में उसको उसके अकॉर्डिंग वो मैच नहीं करते, वो उसके रिस्पेक्ट में पीछे रह गए, उनको चेंज किया जा रहा है। और जो एडिशनल नए कानूनों की जरूरत आपको अब समझ में आ रहा है कि पड़ रही है, उन सारे कानूनों को इसमें ऐड किया जा रहा है, या उन सारी चीजों से रिलेटेड प्रोविजंस को इसमें ऐड किया जा रहा है। इन सारी बातों के चलते टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल बन जाता है। भारत के इतिहास में 138 सालों में पहली बार टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी जिस भी तरीके के कानून, नियम, कायदे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर चीज को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू कर कर नेसेसरी चेंजेस किए जा रहे हैं, ताकि 21वीं शताब्दी में जो संचार की क्रांति है, और एक तरीके से अब तो ये कहना चाहिए जो टेलीकम्युनिकेशन का बूम आया है, इसके अनुसार भारत अपने आप को अलाइन कर सके, और जिस स्पीड से इसमें चेंजेस आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली उस स्पीड से आने वाले चेंजेस के रिस्पेक्ट में लॉज बना सकें, ताकि कोई भी चीज को अकोमोडेट किया जा सके। प्लस ये बिल जब फाइनली पास होगा, तो इस बिल के पास होने के बाद जो टेलीग्राफ एक्ट 1885 है वो रिप्लेस हो जाएगा। मतलब टेलीकम्युनिकेशन बिल्स 2023 जिस दिन पास होगा, प्रेसिडेंट साहब के साइन होंगे और कानून बनेगा, और जिस दिन ये टेलीग्राफ एक्ट 2023 के नाम से जाना जाएगा, उस दिन ये किस कानून को रिप्लेस कर रहा है? ये टेलीग्राफ एक्ट 1885 को रिप्लेस कर रहा है। अभी तक टेलीकम्युनिकेशन के जितने भी कानून हैं भारत में, या जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उस प्राइमरीली जो एक लॉ जिससे ये सारा का सारा सेक्टर गवर्न होता था या होता है हाल फिलहाल, उसका नाम है टेलीग्राफ एक्ट 1885। मगर जब ये कानून पास होगा, उसके बाद में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 कौन से एक्ट को रिप्लेस करेगा जब ये पास होता है, या फिर अगर जब ये पास हो गया तो उसके बाद क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पास हुआ है, इसने कौन से कानून को रिप्लेस किया है? तो हमें याद रखना है, इसने टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस किया है। मेंस में कहीं पर अगर लिखने के लिए आता है, तो वहां पर आप इसको लिख सकते हैं कि भाई 138 साल हो गए हैं भारत में टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी लॉज वगैरह बनाए गए, अकॉर्डिंगली उन सब की एक कॉम्प्रिहेंसिव, आप कह सकते हैं, उनकी विवेचना नहीं हुई है। कॉम्प्रिहेंसिवली उनको जो है स्टडी कर कर जो भी बदलाव करने चाहिए थे, वो सारी चीजें नहीं हुई हैं। पहली बार क्योंकि ये रिव्यू किया जा रहा है, इसलिए ये लॉ अपने आप में बहुत रेलेवेंट हो जाता है, इसलिए ये कानून अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो रही बात कि टेलीकम्युनिकेशन का ये जो बिल है, या फिर ये जो कानून फाइनली जब बनेगा, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या मेन फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें प्रावधान डाले गए हैं, ओवरव्यू हम लोग उनका लेते हैं, उनका ब्रॉड पर्सपेक्टिव हम समझते हैं कि क्या क्या इसमें मेन प्रोविजंस शामिल किए गए। पहला, इंस्टीड ऑफ लाइसेंसिंग ओनली ऑथराइजेशन विल हैव टू बी ऑब्टेन्ड बाय टेलीकॉम ऑपरेटर्स। मतलब ये कि अभी तक जो टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं, बीएसएनएल हो गई, या फिर एमटीएनएल हो गई, या फिर जियो हो गई, इसके अलावा जो दूसरी कंपनीज हैं, आइडिया हो गई, एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, जो भी कंपनीज वगैरह टेलीकॉम के सेक्टर में काम कर रही हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के तौर पर अपनी सुविधाएं आपको दे रही हैं, चाहे कॉल की सुविधा हो, चाहे इंटरनेट वगैरह की सुविधा हो। अभी तक ये होता था कि टाइम टू टाइम इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाता था, एक नीलामी होती थी स्पेक्ट्रम की, उस स्पेक्ट्रम, वो आपको स्पेक्ट्रम अलॉट होता था, या फिर यूं बोलूं कि स्पेक्ट्रम के तहत में टेलीकॉम सर्विसेज देने के लिए आपको लाइसेंस दिया जाता था।
अब से ऐसा नहीं होगा। अब ये किया जा रहा है कि लाइसेंस की जगह पे सिर्फ आपको ऑथराइजेशन दिया जाएगा, मतलब आपको ऑथराइज कर दिया गया है कि भाई आप फलानी फलानी कंपनी है, कंपनी नंबर ए, आज इस तारीख को ऑथराइज की गई है सो एंड सो डेट को कि भाई ये लोग टेलीकम्युनिकेशन इनको ये स्पेक्ट्रम का यूज कर कर टेलीकॉम की सर्विसेज दे सकती है। पहले क्या होता था कि आपको लाइसेंस मिलता था कि भाई फलानी कंपनी नंबर ए को इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक के लिए टेलीकॉम ये इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के तहत में टेलीकॉम सर्विसेज देने का लाइसेंस दिया जाता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या किया जा रहा है, कंपनी नंबर ए इसको इस तारीख को ऑथराइज किया गया है टेलीकॉम की सर्विसेज देने के लिए। अब जब तक सरकार की मर्जी है तब तक वो ऑथराइज रहेगी, और जब सरकार को लगेगा कि ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहे या गड़बड़ कर रहे हैं या एज पर द जनता की भलाई नहीं कर रहे, गलत तरीके की चीजों में लगे हुए हैं, तब इनके ऑथराइजेशन को कैंसिल किया जा सकता है। तो ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इट डिफाइंस टेलीकॉम सर्विस एज ट्रांसमिशन ऑफ एनी मैसेज बाय रेडियो, वायर, ऑप्टिकल और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज को डिफाइन किया गया है। ध्यान से देखिएगा कि टेलीग्राफ का लॉ जब टेलीग्राफ एक्ट जब आया था, टेलीग्राफ एक्ट 1885 जब पास हुआ था, उस जमाने में तो टेलीफोन की इस तरीके की सर्विसेज हुआ नहीं करती थी। मोबाइल सर्विसेज के बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी चीज हो जाएगी। इंटरनेट नाम की कोई बला तैयार हो जाएगी 100-150 साल बाद में, किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा। तो ये लॉ जो है इसने टेलीकम्युनिकेशन या टेलीग्राफ में जिस तरह से मैसेज का ट्रांसमिशन होता था उसको अपने टाइम पीरियड के हिसाब से डिफाइन कर रखा था। वो डेफिनेशन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से खरी नहीं उतरती थी, तो अब उस डेफिनेशन को चेंज किया गया है। और ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को टेलीकॉम सर्विसेज देने के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है, इसमें टेलीकॉम सर्विसेज की डेफिनेशन को बहुत क्लियर कट डिफाइन किया गया है कि भाई टेलीकॉम सर्विसेज का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ एनी मैसेज। अब मैसेज जो है वो आपका बाय ऑडियो भी हो सकता है, बाय वीडियो भी हो सकता है, बाय टेक्स्ट भी हो सकता है, किसी भी तरीके से। तो किसी भी मैसेज का ट्रांसमिशन, चाहे वो रेडियो वेव्स के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो वायर्स के थ्रू हो रहा हो, चाहे ऑप्टिकल मीडियम के तहत हो रहा हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हो रहा हो, या इसी से रिलेटेड कोई दूसरी टेक्नोलॉजी भी अगर आ जाए जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्राइमरीली इस्तेमाल होना है, उसके तहत भी अगर आप बाय वॉइस, बाय वीडियो, या फिर बाय वॉइस प्लस वीडियो, या फिर बाय टेक्स्ट मैसेज अगर आप, या फिर किसी और तरीके से अगर आप अपनी किसी बात को, किसी मैसेज को कन्वे करते हो, तो वो सारी की सारी चीज टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज के तहत में काउंट की जाएंगी, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज में गिनी जाएंगी। और हर वो चीज जो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज में काउंट की जाएगी या टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज में गिनी जाएगी, उन सब के ऊपर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट या फिर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे। तीसरा, द बिल इंसिस्टेड दैट इट विल नॉट एक्सटेंड टू ऑनलाइन सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा। इस बिल में साफ साफ कहा गया है कि ये सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे लागू होगा जो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के तहत में फॉल करते हैं। अब जो भी इनका अंदर इंटरनल टेक्निकल मैकेनिज्म है उसके तहत में इनका मानना यह है कि जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, व्हाट्सएप हो गया या टेलीग्राम हो गया या इस तरीके के जो दूसरे आपके एप्स वगैरह हैं, इस तरीके के ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर ये प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ये टेलीकम्युनिकेशन का जो बिल है ये ऑनलाइन सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप और इस तरीके के जो दूसरे आपके मैसेंजर एप्स हैं उस पर लागू नहीं होंगे। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अब से आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको लाइसेंस अब नहीं दिया जाएगा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आपको ऑथराइजेशन दिया जाएगा। लाइसेंस में आपको एक सर्टेन टाइम से एक सर्टेन टाइम पीरियड तक डिफाइन किया जाता था कि भाई इनको लाइसेंस मिल गया इतने से लेके इतने वक्त तक के लिए, और वो रिन्यू होता था। अब ऐसा नहीं है। एक बार आपको ऑथराइजेशन दे दिया गया, वो कंटिन्यू करेगा जब तक या तो आपका बिजनेस खराब हो जाए और आपको फिर वाइंड अप करके ना जाना हो, तब अपना आप ऑथराइजेशन सरेंडर कर दो, या फिर अगर आप इस तरीके की हरकतें करते हो जो आपके आपसे एक्सपेक्टेड नहीं, और तब अगर गवर्नमेंट को एक्शन लेना तब ऑथराइजेशन कैंसिल किया जा सकता है। पहला। दूसरा, टेलीकॉम सर्विसेज की डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया है कि भाई टेलीकॉम सर्विसेज क्या वाला का नाम है, और अगर आप किसी भी इन पर्टिकुलर माध्यमों की मदद से किसी मैसेज को अगर कन्वे करते हो तो फिर इसको टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में गिना जाएगा। और तीसरा, टेलीकम्युनिकेशन बिल किस पे लागू नहीं होगा? ऑनलाइन सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप और इस तरीके से। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इनमें से किसके ऊपर टेलीकम्युनिकेशन जो है वो बिल लागू नहीं होता या उसके प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते। तो व्हाट्सएप हो गया, इस तरीके के दूसरे मैसेंजर या इस तरीके के दूसरे चैटिंग एप्स वगैरह हो गए, ये इससे बाहर रखे गए। चले आगे बढ़ते हैं। Authorizations are required for setting up a telecom network and for possession of radio equipment। तो वही बात कि आपको ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा एक तो टेलीकॉम सर्विसेज देने के लिए, उसके बाद में आपको अपना जो पूरा टेलीकॉम नेटवर्क बनाना है, जो टॉवर्स वगैरह खड़े करने हैं, जो दूसरा आपको डाटा जो दूसरे आपको चीजों की जरूरत पड़ेगी, पूरा ये
टेलीकॉम सर्विसेज देने के लिए, ये सारी चीजें लाना है। इससे रिलेटेड जो भी आपको रेडियो इक्विपमेंट या फिर जो भी मशीन्स खरीदनी है जिनका इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन में होता है, ये सारी चीजें लाने के लिए भी आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। पहले लाइसेंसिंग होती थी, बट एक बार आपको ऑथराइजेशन दे दिया गया तो फिर अपना जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, प्लस जो भी इक्विपमेंट आपको लेकर आने हैं आप ला सकते हो। अगला, अलॉटमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम। Auctions will be the preferred mode of allotment of spectrum. And administrative allotment will be used in cases like satellite TV and broadband. तो पहला पॉइंट यह है कि स्पेक्ट्रम का अगर अलॉटमेंट करना है तो उसके लिए जो सबसे प्रेफर्ड माध्यम है वो है ऑक्शन करवाया जाएगा। लेट्स से कि आपके पास एक सर्टेन स्पेक्ट्रम है 5G का या 4G का, अब उसका आप चाहते हैं कि उसको टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच में बांट दिया जाए, तो उसके लिए सबसे बेहतर जो तरीका, प्रेफरेबल जो तरीका बताया गया है वो है कि भाई अगर हो सके तो आप ऑक्शन करवा लीजिए। बट अगर कई बार ऑक्शन राष्ट्र हित में सही नहीं है तो फिर आप दूसरा माध्यम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि टेलीकम्युनिकेशन बिल में लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन का एक ही तरीका है एंड दैट इज ऑक्शन। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो अपने को याद रखना है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑक्शन प्रिफर्ड मेथड है, नीलामी करवाई जाए, उसकी बोली लगाई जाए, ये प्रिफर्ड मेथड है। इस तरीके से हो तो अच्छा है, मगर अगर इस तरीके से नहीं होता किसी परिस्थिति में तो उसकी पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत में सरकार खुद भी उसको अलॉट कर सकती है, फिर वहां पे नीलामी वगैरह करने की जरूरत नहीं है, मगर प्रिफर्ड मेथड यही रखा जाएगा। अगर आप दूसरा माध्यम इस्तेमाल करते हैं ऑक्शंस के अलावा अगर स्पेक्ट्रम वगैरह देने का, तो फिर उसकी वजूहत आपको बताना पड़ेंगी कि क्या रीजंस हैं जिसके चलते आप ये कर रहे हो। अगली बात ये कि अगर सरकार को अपने खुद के लिए कुछ स्पेक्ट्रम की जरूरत है तो फिर उसके इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट किया जाएगा। जैसे सरकार के अपने खुद के 2 चैनल चलते हैं, या पार्लियामेंट के 2 चैनल चलते हैं, राज्यसभा टीवी हो गया या एंड लोकसभा टीवी हो गया, या फिर कई बार वो संसद टीवी के नाम से चलता है। ऑल इंडिया रेडियो का अपना खुद का ब्रॉडकास्ट है, प्रसार भारती, दूरदर्शन, डीडी न्यूज, ये सारी चीजों के लिए भी स्पेक्ट्रम की जरूरत तो पड़ेगी, या फिर बीएसएनएल का अपना जो खुद का स्पेक्ट्रम वगैरह। तो इस तरीके की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस हैं, सैटेलाइट टीवी हो गया या ब्रॉडबैंड हो गया, इसके लिए जो सरकारी जो सारी सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट किया जाएगा। सरकार उसके लिए खुद अपना स्पेक्ट्रम अलॉट करेगी, उसके लिए उसको फिर जो है ये बोली लगाना नहीं पड़ेगी, उसको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना है, यहां से जो क्वेश्चन बनेगा जनरली एग्जामिनर फंसाने के लिए बोल देंगे कि भाई टेलीकम्युनिकेशन बिल के तहत में सिर्फ ऑक्शन ही एक तरीका है जिससे स्पेक्ट्रम दिया जा सकता है। गलत है, ऑक्शन प्रिफर्ड तरीका है जिससे स्पेक्ट्रम दिया जाना चाहिए, मगर अगर उसके अलावा भी कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि भाई पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत में, या 2-4 लोगों को आपने पकड़ा और उनको अपनी मर्जी से आपने अलॉट कर दिया, तो वो भी गलत नहीं माना जाएगा। हालांकि कोशिश बेहतर ये रहेगी कि आप ऑक्शन वाले मेथड से जाएं, ये प्रेफर्ड तरीका है। और अगर नहीं फॉलो करते हैं तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्यों फॉलो नहीं किया गया। और सरकार जब खुद सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड अगर कहीं पे कर रही है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट होगा, वहां पर उसको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Then the bill allows union government to take over the operations of telecom network on the grounds of public emergency और safety issues। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बिल ने यूनियन गवर्नमेंट को या केंद्र सरकार को ये ताकत दी है कि अगर कहीं पर कोई पब्लिक इमरजेंसी आ जाती है या फिर कोई सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू है या कोई और नेशनल इमरजेंसी अगर बन जाती है, ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट इस किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क के, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का टेलीकॉम नेटवर्क है उसके ऑपरेशंस को टेक ओवर कर सकती है। अब इसको लेकर काफी डिबेट हो रही है। काफी लोग कह रहे हैं कि इसकी मदद से तो अगर कोई टेलीकॉम नेटवर्क है, अगर सरकार उसे पसंद नहीं करती, किसी तरीके की अगर कोई टसल हो गई, तो वो नेशनल इमरजेंसी का माध्यम बनाकर, नेशनल इमरजेंसी का बहाना बनाकर उसको टेक ओवर कर लेंगे एंड उसके बाद में फिर उसको और ये चीज जो है शायद ठीक नहीं रहेगी। तो फिर इसका काउंटर भी ये दिया जा रहा है कि भारत कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि सरकार अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर ले, कोर्ट्स आजाद हैं। और जाहिर सी बात है अगर ऐसी गड़बड़ अगर आपने एरोगेंस में या किसी बदला लेने की प्रवृत्ति के तहत में करी तो कोर्ट छोड़ने वाली तो है नहीं, आपको ना सिर्फ राहत दी जाएगी उस आदमी को, बट साथ ही साथ सरकार को फिर अच्छी खासी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ेगा। दूसरा ये कि मीडिया नहीं छोड़ने वाला, अगर इस तरीके की हरकतें हो जाएं तो सरकार को भी जवाब देना पड़ेंगे। तो पॉइंट यह है क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है, कोई इसका गलत इस्तेमाल कर नहीं सकता। ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, बट कई लोग कह रहे हैं कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो ये डिबेटेबल पॉइंट है। बट हाँ, ये प्रोविजन डाला जरूर है कि आपका यूनियन गवर्नमेंट अगर चाहे, याद रखिएगा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, यूनियन गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क के ऑपरेशंस को पब्लिक इमरजेंसी या सेफ्टी इश्यूज के आधार पर टेक ओवर कर सकती है। अगला, लोकल अथॉरिटीज
like district magistrate will be given more power to adjudicate disputes. अब the bill requires telecom customers to undergo biometric authentication. तो ये जो अगला पॉइंट है कि लोकल अथॉरिटीज को भी, जैसे कि आपके कलेक्टर हो गए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में अब थोड़ी ज्यादा पावर्स दी जाएंगी, ताकि लोकल लेवल पर जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं उनको वहीं के वहीं सुलझाया जाए, वो मसला फिर कोर्ट में ना पहुंचे और बिना मतलब में एक लंबे वक्त तक ड्रैग होने वाला केस ना बने। कई बार होता है आपके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, कई बार और दूसरी चीजें हो जाती हैं। अब आपने पुलिस में कंप्लेंट करी, वो नंबर बताया कि भाई इसी से कॉल आया था या लिंक आया था इससे, और जो भी आपके साथ में फ्रॉड हो गया। अब लेट्स से कि वहां अथॉरिटीज ने उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर से जिसका वो नंबर, लेट्स से उन्होंने लोकल अथॉरिटीज ने भाई कुछ एक्सेस या डाटा मांगा, उन्होंने देने से मना कर दिया ये बोल के कि भाई फलानी फलानी अथॉरिटी के लेवल से ऊपर का ही कोई हमसे डाटा मांग सकता है, उससे नीचे का नहीं। तो पता चला फिर यहाँ पर वो दूसरी फॉर्मेलिटीज करने में बहुत वक्त लग गया और 10 तरीके की चीजें हैं। इससे बचने के लिए लोकल लेवल पर लोगों के साथ में अगर कुछ चीज हो रही है और उसको सुलझाया जा सकता है लंबे वक्त तक, उसको लटकाने से बचने के लिए अब किया ये जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पावर दी जा रही है कि वो भी जो है ऑथराइज कर सकते हैं, कोई डाटा की रिक्वेस्ट करनी है, कोई एक्शन अगर आपको लेने के लिए बोलना है तो वो भी इसको ऑथराइज कर सकते हैं, ताकि डिस्प्यूट्स वगैरह को जल्दी एडजुडिकेट किया जा सके। किसी को अगर कोई ग्रीवियांस है, कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, कुछ गड़बड़ है, किस तरीके की चीज है, तो इसमें जल्दी से जल्दी जो है मदद ली जा सके। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पे इंटरनेट और बाकी सारी चीजें बंद करनी है, कहीं पे कोई दंगा हो गया, कोई बलवा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में डीएम जो है वो खुद ही अपनी तरफ से ऑर्डर देके बंद करवा दे, उसको और अपने ऊपर हायर अथॉरिटीज के पास ना जाना पड़े कि वो कंपनी से रिक्वेस्ट करें। विद इन द मीन टाइम, अब जब तक वो प्रोसेस हो तब तक पता चले कि इंटरनेट वगैरह के चालू होने के चलते गलत खबर या जो भी हिंसा विंसा की बात है वो दूर फैल जाए, उसके चलते और मसला खराब हो जाए। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी पावर दिया जा रहा है एडजुडिकेट करने का, ताकि वो मसले को अपने लेवल पर इफेक्टिवली सुलझा सके। अगला पॉइंट, द बिल रिक्वायर्स टेलीकॉम कस्टमर्स टू अंडरगो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए। आप में से बहुत से लोगों के पास में भी ये कॉल या फिर मैसेजेस आते रहते होंगे कि भाई आपका जो है नंबर बंद होने वाला है, या फिर आपका नंबर ब्लॉक हो गया है, या फिर मैं फलाने फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, आपका ये जो एटीएम कार्ड है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक हो गया, वगैरह वगैरह। इस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड के बहुत से आपके पास में भी कॉल्स आते होंगे। इतना ऑनलाइन फ्रॉड होने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह ये रही है भारत में कि सिम आसानी से मिल जाता है, और जिन डॉक्यूमेंट्स को देकर आपको सिम मिल सकती है उनको आसानी से फोर्ज किया जा सकता है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए जा सकते हैं, उनका उतना अच्छे से आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। तो कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से सिम को एक्सेस कर सकता है। कई बार आप एक ही कागजात जमा करके 10-10, 20-20, 100-100, 40-40, 50-50 जो है सिम खरीद सकते हो, और फिर आप एक से फ्रॉड करोगे, जैसे कोई फंसता है तो आप उससे फ्रॉड करने के बाद में सिम तोड़ के फेंक दोगे, दूसरी लगा लोगे। तो इस तरीके से भी कई बार ऑनलाइन फ्रॉड में सिम आसानी से मिल जाना और बिना ज्यादा वेरिफिकेशन के सिम का मिल जाना एक बहुत प्राइम फैक्टर निकल कर आया है। कुछ वक्त पहले इनफैक्ट मैंने एक न्यूज में कवर भी किया था कि सरकार ने इस तरीके के लगभग 50 लाख अकाउंट्स को या 50 लाख नंबर्स को बंद करवाया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे बैंक अकाउंट्स में केवाईसी होता है, उसी तरीके से अब यहाँ पर भी कोई नई सिम इशू करने के पहले, कोई नया कनेक्शन देने के पहले कस्टमर को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि भाई गलत आदमी के पास में कनेक्शन तो नहीं जा रहा। दूसरा ये कि अब एक आदमी के पास में 10 या 15 या 20 या 25 कनेक्शन है पता चला, और उसके बाद उसने एक और एडिशनल कनेक्शन ले लिया, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में डाटा निकल कर आ जाएगा। फिर सवाल बनता है कि भैया तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम 20-20, 25-25 कनेक्शन चाहिए। तो यहां से अगर कोई फ्रॉड हो रहा होगा, कोई अगर झोल हो रहा होगा, तो उसको पहले ही पकड़ा जा सकता है, इसके पहले कि वो कोई बड़ा कांड बने। प्लस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करने से फायदा यह है कि कोई आप किसी भी तरीके के फ्रॉड्स को होने से पहले ही रोक दोगे या उनकी संभावना को बहुत ज्यादा कम कर दोगे। 50-50 लाख सिम्स इस तरह से नहीं जनरेट हो जाएंगी जिनकी मदद से पता चल रहा है पूरे देश में फ्रॉड हो रहे हैं, वो बाद में फिर इतना बड़ा स्कैम बन जाए कि उसके ऊपर लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़े, जमतारा जैसे केसेस निकल कर आ रहे हैं। ये सारी चीजों से बचने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाया जाएगा। तो यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट किन एंड किन कंडीशंस में किसी टेलीकॉम नेटवर्क को या किन ग्राउंड्स के आधार पर किसी टेलीकॉम नेटवर्क को टेक ओवर कर सकती है, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, लोकल अथॉरिटीज को ज्यादा पावर दी जा रही है ताकि वो डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करें। आई डोंट थिंक सो इस पे क्वेश्चन बनेगा, बट फिर भी ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट की कस्टमर्स को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा अगर आपको नया कनेक्शन चाहिए। इनफैक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कनेक्शन हैं उसके लिए भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वगैरह करवाए जा रहे हैं ताकि ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह को रोका जा सके। ये एक अच्छा प्रोविजन इसमें डाला गया। चले आगे, इट विल कर्ब स्पैम कॉल्स एंड मैसेजेस एंड विल रिड्यूस फ्रॉड्स। वही बात जो मैंने कही कि ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाने से आपके जो भी ये ऑनलाइन फ्रॉड और बाकी सारी चीजें हैं इसको रोका जा सकता है।
It also has provisions that allows telecom operators to refarm spectrum, that is to use spectrum for other technologies other than what they had bought it for. For example, 4G spectrum can be repurposed for 5G. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है कि आप एक तो ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वगैरह से स्पैम कॉल और मैसेजेस इन सबको रिड्यूस कर सकते हो, फ्रॉड्स वगैरह को रोक सकते हो। इसके अलावा आपको जो स्पेक्ट्रम मिला है आप इसको रीफार्म कर सकते हो। मतलब ये कि आपने इसका मतलब यह है कि आपने एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम लिया था, मगर विद इन द मीन टाइम उस टेक्नोलॉजी में थोड़ा प्रोग्रेस हो गई और उससे ज्यादा एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो फिर आप उस टेक्नोलॉजी के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 4G स्पेक्ट्रम खरीदा था, 4G के बेसिस पर आपको जो भी 4G स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर जो भी टेक्नोलॉजीज आपको देनी थी, अच्छा फास्ट इंटरनेट देना था, वीडियो कॉल्स लगाना जो है इस 4G के स्पेक्ट्रम के चलते पॉसिबल हो पाए और बाकी सारी चीजें, अच्छा फास्टर इंटरनेट आया। बट विद इन द मीन टाइम पता चला कि 4G में और प्रोग्रेस हो गई और 5G स्पेक्ट्रम जो है वो ज्यादा 5G की टेक्नोलॉजी ज्यादा बेटर काम कर रही है। अब 5G की जो टेक्नोलॉजी है आप उसको 4G के स्पेक्ट्रम पे चला सकते हो, तो आप इसको जो है रीफार्म करो स्पेक्ट्रम को, और 4G के स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर आप 5G की सर्विसेज वगैरह देने के लिए इसका यूज कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें ऐसे प्रोविजंस भी डाले गए हैं कि जिसकी मदद से टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने जो स्पेक्ट्रम है उसको रीफार्म कर सकते हैं। रीफार्म का मतलब क्या, वो दूसरी टेक्नोलॉजीज भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट दोस टेक्नोलॉजीज जिनके लिए उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा था। जैसे 4G का स्पेक्ट्रम खरीदा था 4G की टेक्नोलॉजीज के लिए, बट पता चला कि 5G की टेक्नोलॉजीज भी 4G के स्पेक्ट्रम पर ही चलाई जा सकती हैं, तो आपने उसको रिफार्म कर या फिर उसको रिपर्पस कर आपने इसके लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो ये भी बनता है कि रीफार्म स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है, या फिर रीफार्मिंग का जो प्रोविजन है टेलीकम्युनिकेशन बिल में, इसका क्या लेना देना है। रीफार्मिंग की जो प्रोसेस है जो काफी वक्त से न्यूज में है, ये किस पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड है, तो टेलीकम्युनिकेशन बिल से रिलेटेड या टेलीकम्युनिकेशन एक्ट से रिलेटेड ही अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। चले, ऑल्सो स्पेक्ट्रम कैन बी हार्मोनाइज्ड और स्ट्रेटेजिकली shared across different geographies by different telecasts and can be surrendered if lying unused. This will ensure optimal use of airwaves. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर कोई स्ट्रेटेजिक एरिया है, लेट्स से कि लद्दाख की बात कर लेते हैं या एकदम बॉर्डर एरियाज की बात कर लेते हैं, वहां पे आपको जो है अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, तो उनके बीच में स्पेक्ट्रम को इस तरीके से शेयर किया जाए कि वो इन हार्मनी रहे एक दूसरे के साथ में। एयरवेव्स अब इतना ज्यादा भी नहीं मतलब वहां पर इस तरीके की टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन नहीं होना है कि दुश्मन जो है उसका फायदा उठा ले या वो अपने नुकसान में चला जाए। तो जो भी आप टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इसके रहते हैं, मगर इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि सब लोग इन पीस इन हार्मनी उनका इस्तेमाल कर सकें और देश के खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए या देश को नुकसान ना करे स्ट्रेटेजिक एरियाज में। बिसाइड दिस, अगर आपके पास में ऐसा स्पेक्ट्रम है जो आपने जोश जोश में खरीद लिया था, सोचा था कि बाद में इस्तेमाल करेंगे, बट वो पड़ा हुआ है किसी काम का नहीं है, तो फिर आप उसे सरेंडर कर दो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कहीं पर एक सर्टेन स्पेक्ट्रम है तो उसको फिर हार्मनी में स्ट्रेटेजिक एरियाज में खास तौर पे आपके सारे जो टेलीकॉम के ऑपरेटर हैं वो इस्तेमाल कर सकें, इसके प्रोविजंस प्लस अगर आपके पास में अनयूज स्पेक्ट्रम पड़ा हुआ है तो भाई उसको सरेंडर कर दो ताकि ऑप्टिमल यूज जो है स्पेक्ट्रम का हो सके। ये व्यवस्था भी इसमें की गई है। ये ऑप्टिमल यूज ऑफ एयरवेव्स का फायदा यह है कि जो आपका रिसोर्स है, जो नेचुरल रिसोर्स है, उसकी वेस्टेज बचेगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम भी अल्टीमेटली एक नेचुरल रिसोर्स है फिक्स अमाउंट में, तो उसकी वेस्टेज बचेगी। अगला आता है ट्रस्टेड सोर्स रिजीम that came into being during 2020 Indo-China standoff to stop imports of telecom equipments from hostile nations. It is retained in this bill also. Trusted source regime पे थोड़ी बात करते हैं। 2020 में जब भारत और चीन के बीच में लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद से भारत सरकार ने एक नीति बनाई थी कि हम टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इस तरीके के सोर्स से खरीदेंगे जिसपे हमको भरोसा हो कि भैया इसके इक्विपमेंट किसी तरीके की स्पाइंग वगैरह के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। चाइना के ऊपर ये आरोप कई देशों ने लगाया है कि ये लोग जो टेलीकम्युनिकेशन के अलग अलग इक्विपमेंट बनाते हैं उसमें ये कुछ गड़बड़ वड़बड़ इस तरीके की करते हैं कि उसका इस्तेमाल स्पाइंग के लिए या वो डाटा चाइना से शेयर करने के लिए, चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उससे शेयर करने के लिए यूज होता है। ये कई लोगों ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं। हुआवेई करके जो कंपनी है उसको कई लोगों ने इनफैक्ट बैन भी किया है इसके चलते अपने देशों में। तो वहीं से ये पूरा इशू बना था कि अब आगे से
इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बाद में कि आगे से हम टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स ऐसे जगहों से लेंगे या फिर ऐसे लोगों से खरीदेंगे, ऐसे देशों से खरीदेंगे जिस पे हमको भरोसा है, जिनके मैन्युफैक्चरर्स पर हमको भरोसा है कि इन्होंने कोई ऐसी गड़बड़ सड़बड़ इसमें ना कर रखी होगी। अब ये जो ट्रस्टेड सोर्स का रिजीम है कि सरकार इंश्योर करवा सकती है कि भाई आप रेडियो रिलेटेड इक्विपमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स इन्हीं देशों से लोगे और इन देशों से नहीं ले सकते, इस तरीके के बैन या फिर इस तरीके के अलाउंसेस देने का जो पावर सरकार के हाथ में अभी तक था, उसको इस पर्टिकुलर बिल में भी जो है कंटिन्यू किया गया। ट्रस्टेड सोर्स रिजीम का जो एक कंसेप्ट है, इसको यहां पर भी फॉलो किया जाएगा। अगला है वॉलंटरी अंडरटेकिंग सिस्टम allows telecos to submit info on compliance lapses on their own and a three-tier adjudicatory mechanism will be in place for hearing disputes. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टेलीकम्युनिकेशन से की सेक्टर में लगे हुए आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, अगर उनसे किसी तरीके का कोई लैप्स हो जाता है गलती से, या उनको पता नहीं था, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ किसी तरीके की कोई गड़बड़ हो जाती है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो फिर आप उसको खुद बता दो, आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है खुद सबमिट कर दो, जो भी आपका कंप्लायंस का लैप्स हुआ है, तो सरकार उसको फिर आपके साथ में लीनियंसी के साथ में ट्रीट करेगी। पता चले वो कंप्लायंस का लैप्स होने के बाद उसको छुपाने के लिए आप और 10 तरीके के कांड कर रहे हो, ये हरकतें नहीं देनी है अपने को, मगर अगर कुछ गलतियां होती तो आप बता दो, इससे हम आपके साथ में लीनियंसी के साथ में ट्रीट करेंगे। उस तरीके की सख्ती नहीं दिखाएंगे जिस तरीके की दिखाई जाएगी जब हम उसको खुद पकड़ेंगे, बजाय आप अगर उसको आके हमको खुद आप जो है हमको बता देते हैं। दूसरा ये कि अगर किसी भी तरीके के टेलीकॉम से रिलेटेड डिस्प्यूट्स अगर जनरेट होते हैं, तो इसके लिए एक एडजुकेटरी मैकेनिज्म बनाया गया है 3 टियर का। 3 टियर का मतलब 3 लेवल पर यह मैकेनिज्म काम करेगा। जैसे अपने अभी होता है कि पहले आप लोअर कोर्ट में जाते हो, फिर हाई कोर्ट में जाते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहां पर भी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई विवाद होता है, अगर कोई डिस्प्यूट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच में हो जाता है, टेलीकॉम ऑपरेटर या सरकार के बीच में हो जाता है, या किसी कस्टमर और टेलीकॉम ऑपरेटर के बीच में हो जाता है, किसी और तरीके का कोई डिस्प्यूट अगर टेलीकॉम सेक्टर में होता है, तो उसके लिए भी एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है 3 लेवल पर। 3 टियर मैकेनिज्म है, उसमें टियर 1 में आप पहले कंप्लेंट करोगे, वहां फैसला आएगा, उससे आप संतुष्ट नहीं हो तो आप टियर 2 पे अपील कर सकते हो, फिर टियर 3 पे अपील कर सकते हो, फिर आप अल्टीमेटली उससे भी संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जहां पर भी आपको जाने का प्रोविजन मिलेगा वहां आप जा सकते हो। मगर उसके पहले ये 3 टियर मैकेनिज्म बनाकर डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने के लिए, ज्यादा जल्दी इनको एडजुडिकेट करने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो ये जो है वॉलंटरी अंडरटेकिंग सिस्टम और 3 टियर एडजुकेटरी मैकेनिज्म जो है, ये भी इस पर्टिकुलर बिल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अपने को ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपना टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 और इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो हमें इसमें से क्या क्या याद रखना है, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगली न्यूज की तरफ में बढ़ेंगे। कौन से एक्ट को रिप्लेस कर रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और मेन प्रोविजंस क्या है, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ बनेगा, मुझे एक फीलिंग है। दूसरा ये कि किन पे अप्लाई होगा और किन पे अप्लाई नहीं होगा। तीसरा, स्पेक्ट्रम के अलोकेशन के लिए किस तरीके के नए कानून बनाए गए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनता है। यूनियन गवर्नमेंट के पास में क्या पावर्स हैं, या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्यों करवाया जा रहा है, करवाया भी जा रहा है कि नहीं करवाया जा रहा, इस तरीके की चीजें। इसके बाद में ये स्पेक्ट्रम को रिफॉर्म करने का जो प्रोविजन है, इसका क्या मतलब है, या फिर अगर आप एक तरीके के स्पेक्ट्रम की मदद से दूसरी तरीके की टेक्नोलॉजीज अगर आप दे रहे हो, तो फिर ये जो काम जो आप कर रहे हो उसे क्या बोला जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए। देन हार्मोनाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, ट्रस्टेड सोर्स रिजीम क्या होता है, इनके बारे में बेसिक आइडिया अपने को होना चाहिए। एंड लास्टली कि ये वॉलंटरी अंडरटेकिंग सिस्टम क्या होता है, एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन कि अगर कोई टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए कितने टियर का एडजुकेटरी मैकेनिज्म ये आपके बिल ने प्रपोज किया है, या फिर ये एक्ट जब बनेगा तो इसके तहत में किस तरीके का कितने टियर का, 3 टियर, 4 टियर, 2 टियर, 1 टियर, कितने टियर का एडजुकेटरी मैकेनिज्म जो है इसके तहत में स्थापित किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये भी अपने को बताना है। तो इतनी जो बातें हैं इस पर्टिकुलर बिल से बनकर तैयार होती हैं, और इसको अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है, चाहे यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे स्टेट पीएससी के लिए पढ़ रहे हो, रेलवे की आने वाली भर्तियां हो गई, बैंक की सर्विसेज हो गई, एसएसटी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंक, आरआरबी, जो सर्विसेज में आप जाना चाहते हो। मगर मुझे एक फीलिंग है कि ये 2024 के एग्जामिनेशंस में एग्जामिनर्स का एक बड़ा एक कह सकते हैं फेवरेट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि 138 साल के बाद में ये घटना हो रही है। इसे अपने को अच्छे से इसलिए प्रिपेयर करना ही है, इसमें इफ एंड बट की बात नहीं रहनी है। चले, तो ये हो गया, ये हो गई अपनी पहली न्यूज। अब बढ़ते हैं सेकंड न्यूज की तरफ, देखते हैं इसे।